हेलो स्टूडेंट। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 के एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स यूनिट 2 का एक थिंकर जिनका नाम फ्रेडरिक विल्सन टेलर है उनको कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। फ्रेडरिक विल्सन टेलर को हम लोग खत्म करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। फ्रेडरिक विल्सन टेलर ये काफी महत्वपूर्ण थिंकर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट में। काफी इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था। कंसेप्ट का नाम था कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। उन्होंने कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया था। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेडरिक विल्सन टेलर के बारे में। टेलर पहले स्टील कंपनी में काम किया करते थे, एज अ सुपरवाइजर, एज अ मैनेजर और एज अ सर्विस प्रोवाइडर। स्टील कंपनी, वेथलम स्टील कंपनी में काम किया करते थे। इस स्टील कंपनी में एक प्रॉब्लम क्या थी कि इस स्टील कंपनी में इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी काफी कम थी। जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए एक कंपनी में उससे काफी कम थी। प्रोडक्टिविटी जो था, मुनाफा, प्रॉफिट काफी कम थी, काफी लो था। तो जो स्टील कंपनी के ऑनर थे उन्होंने टेलर साहब को कहा कि इस स्टील कंपनी को, इस स्टील ऑर्गेनाइजेशन को एक बार आप देख लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इन्होंने इसको देखा, समझा। तो इन्होंने, जब फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने ऑब्जर्वेशन की तो जो प्रॉब्लम सामने निकल के आया वो था कि जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए एक कंपनी में, वो नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। उन्होंने जो दूसरा देखा, ऑब्जर्वेशन किया कि जो रिलेशनशिप है मैनेजर एंड वर्कर के बीच में, वो काफी एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप है।
ये भी एक प्रॉब्लम है। और इस कारण से जो कन्फ्लिक्ट का रीजन आ रहा है, जो कन्फ्लिक्ट का रीजन आ रहा है, जो रीजन आ रहा है, एक वर्कर और मैनेजर के बीच में जो रिलेशन एंटागोनिस्टिक है, उसके कारण कन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो रीजन क्या है कन्फ्लिक्ट का? रीजन ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ मैनेजर और अ वर्कर। सबसे पहला, लैक ऑफ सोल्डरिंग। लैक ऑफ सोल्डरिंग मतलब कि बहुत कमी थी सोल्डरिंग में। जैसे कि जो वर्कर थे, उन्हें ये एहसास लगता था, उन्हें ये विश्वास होता था कि अगर वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगे, अगर वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगे तो जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो घट जाएगा। जैसे है कि उस टाइम पे लोगों को लगता था कि अगर हम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत करके बहुत ज्यादा काम कर दिया तो वेजेस तो उतना ही मिलेंगे, लेकिन अगर काम खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इस कारण से वो लोग जो वर्कर हैं वो काम ही नहीं किया करते थे। जो भी काम था वो उसको काफी देरी में काफी समय लगाकर किया करते थे, क्योंकि उनको ऐसा बिलीफ होता था कि अगर उन्होंने काम जल्दी जल्दी खत्म कर दिया तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ काम की जरूरत ना पड़े, तो उन्हें काम ही ना मिले, उन्हें वेजेस ही ना मिले। तो इस कारण से जो प्रोडक्टिविटी थी एक उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो काफी घट रही थी, काफी कम हो रही थी, क्योंकि जो वर्कर्स थे उन्हें लगता था कि ज्यादा काम करने से, ज्यादा प्रोडक्टिविटी देने से एम्प्लॉयमेंट घट जाएगी। ये एक हो गई। दूसरी प्रॉब्लम जो थी, इम्प्रॉपर रिम्यूनरेशन थी। इम्प्रॉपर इम्प्रूवन रिम्यूनरेशन सिस्टम। जो तनख्वाह देने की जो सिस्टम थी वो काफी अच्छी नहीं थी। जैसे किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, एक एक प्रॉपर डेट पे नहीं मिल रहा है, काम करने पे नहीं मिल रहा है। तो काफी इम्प्रॉपर सिस्टम थी रिम्यूनरेशन की। जो वेजेस देने की, जो पेमेंट करने की जो सिस्टम थी, वो काफी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी होनी चाहिए। किसी को मिल जा रहा है पेमेंट वेजेस टाइम पे, किसी को नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक एक कन्फ्लिक्ट का रीजन था मैनेजर और वर्कर के बीच में। तीसरा जो प्रॉब्लम था वो था कि जो एफर्ट लगाया जाता था, एफर्ट वेस्टिंग मेथड यूज करते थे लोग। जो वर्कर थे, एफर्ट वेस्टिंग वेस्टिंग मेथड यूज किया करते थे। लाइक अगर कुछ सामान बनाना है या कुछ, लाइक कोई स्टील कंपनी या कोई नॉर्मल कंपनी में जो काम होनी चाहिए, वो जो एफर्ट लगा रहे थे, वो एफर्ट का जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो रही थी। एक ही काम को 15 लोग 20 लोग कर रहे थे, उससे कोई नहीं, उस काम को सिर्फ एक पर्सन भी कर सकता है, लेकिन उसमें 15 लोग 16 लोग लगे हुए हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, बट वो एफर्ट का जो प्रोडक्टिविटी है वो उस तरीके का नहीं हो रहा था जिस तरीके का होना चाहिए। तो जो एफर्ट लगा रहे थे वो एफर्ट में भी प्रॉब्लम थी। हम लोग चौथा बात करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन था मैनेजर और वर्कर के बीच में वो काफी खराब था। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजर, कोऑर्डिनेशन काफी अच्छी नहीं थी। और जो लास्ट है वो है आपका
unscientific way of work approach. Unscientific way of वर्क अप्रोच, काफी अनसाइंटिफिक वे से काम किया करते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कोई एक कंपनी है जो चेयर बनाती है, तो अगर वर्क को हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है, एक वर्कर है, वही जाकर प्लास्टिक को ला रहा है, वही प्लास्टिक को ला कर उसको पिघला कर एक शेप दे रहा है, फिर उसको फिनिश कर रहा है, फिर उसको पैक कर रहा है, तो ये साइंटिफिक वे नहीं है। वैसे एक पर्सन को उतनी सारे प्रोसेस को फॉलो करने में लग जाएंगे 5 दिन में वो उन्होंने सिर्फ एक चेयर तैयार किया। वही अगर हम वर्क का डिवीजन कर दें कि प्लास्टिक कोई और लाए, फिर पिघलाए कोई और, उसको स्ट्रक्चर में कोई और लाए, फिर उसको एक जगह ज्वाइंट कोई और करे, फिर उसको पैक कोई और करे, तो हो सकता है कि अगर 10 या 20 लोग मिलकर अगर इस वर्क को डिवाइड करके इसको शुरू करें तो काफी जल्दी इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई जो कन्फ्लिक्ट का रीजन था। तो जो फ्रेडरिक विल्सन जी हैं उन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी उसमें क्या है प्रिंसिपल, तो अगर प्रिंसिपल की बात करें प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का जो उन्होंने बताया, वो क्या बताया, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो सबसे पहले उन्होंने जो बताया, पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं इसमें क्या क्या जानना है। सबसे पहले जानना है इसमें हमको साइंस ऑफ डूइंग वर्क। साइंस ऑफ डूइंग वर्क। सेकेंड हम लोग को इसमें जानना है साइंटिफिक सिलेक्शन, साइंटिफिक सिलेक्शन या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। अगर हम लोग तीसरा बात करें ज्वाइन एंड ट्रेन देम। चौथा डिवीजन ऑफ वर्क, बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस ऑफ डूइंग वर्क के बारे में। सबसे पहले साइंस ऑफ डूइंग वर्क के बारे में। तो साइंस ऑफ डूइंग वर्क में उन्होंने बताया कि फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क, फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। कहना है कि एक वेस्ट वे को ढूंढा जाए, एक काफी बेस्ट वे को ढूंढा जाए कुछ ही काम को करने के लिए। एफर्टलेस वर्क नहीं होना चाहिए,
एक वेस्ट वे, एक वेस्ट प्रोसेस, एक वेस्ट वे ढूंढकर उस काम को किया जाए। जैसे जैसे कोई काम करना है, अगर हम एग्जांपल ले तो अगर कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं, तो अम, जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि एक वर्कर, एक इंडिविजुअल वर्कर काम कर रहा है, ब्रेक ले रहा है, ब्रेक लेने के बाद वो इररिलेवेंट यहाँ से वहां घूम रहा है, या घूम रहा है एक काम खत्म करने के बाद, तो वो नहीं होना चाहिए। एक वेस्ट वे होना चाहिए। जैसे मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, डिफरेंशिएशन, पीस सिस्टम, एजुकेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल ले एक चेयर कंपनी के बारे में, तो क्या कर रहा है कि कोई एक एक चेयर का स्ट्रक्चर बना दिया, उसके बाद फिर वो यहाँ से जा रहा है दूसरे प्लेस, जो यहाँ से कुछ दूर पे है, कुछ दूरी पे है, वहां पे वो सबमिट करने, फिर वहां से फिर वो वापस आ रहा है, और फिर वापस आने के बाद फिर से ये काम कर रहा है। तो इससे तो जो मोशन जो हो रहा है, वो मोशन किसी काम का नहीं है। जैसे जाने में उसको 5 मिनट लग रहा है, आने में 5 मिनट लग रहा है, 10 मिनट बर्बाद हो रहा है। क्या करें कि वो जो जहां पर वो जा रहा है उसी को अगर नजदीक में ले आए, तो वो बगल में ही दे रहा है, तो हर हर 10 मिनट 20 मिनट 10 मिनट 20 मिनट बच रहा है, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो जो साइंस ऑफ डूइंग वर्क है, वो वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क होना चाहिए। वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। तो वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क कैसे पता करें, क्या करें? तो उसमें हम लोग क्या बोले कि जो टेक्निक होनी चाहिए एसएमटी का, टेक्निक ऑफ एसएमटी होनी चाहिए। मोशन को मोशन स्टडी करना पड़ेगा कि जो इररिलेवेंट मोशन हो रहा है वर्कर का इधर उधर, उस पे पढ़कर, उस चीज को जानकर, उसको कट कर कर उसको सही से यूटिलाइज किया जाए। टाइम स्टडी करना चाहिए। टाइम स्टडी को कट करके, टाइम स्टडी को कंडक्ट करके, टाइम जो इररिलेवेंट टाइम वेस्ट किया जा रहा है वर्कर द्वारा, इररिलेवेंट टाइम वेस्ट किया जा रहा है वर्कर द्वारा, उसको जानकर, उसको हटाकर, उसको काट करके एक बेस्ट वे ऑफ डूइंग होना चाहिए कि नहीं, इस टाइम को यहाँ पर करना चाहिए। मोशन जो इररिलेवेंट मोशन हो रहा है, वर्कर इधर उधर घूम रहे हैं किसी कारण से, या वर्क रिलेटेड ही जो जो इररिलेवेंट है, उसको काट कर, उसको हटाकर, उस टाइम को बचाकर, उस मोशन को काट के टाइम बचाकर, एक टेक्निक, एक वेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क खोजा जाए, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। दूसरा, तीसरा क्या है? डिफरेंशियल पीस डिफरेंशियल पीस सिस्टम। प्रोडक्ट को पीस वाइज करके बांटा जाए, कि जितने लोगों ने वर्क खत्म किया है, कितने पीस, मतलब कितना प्रोडक्ट बनाया है, कितना प्रोडक्ट बनाया, उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाए। चौथा का अगर हम बात करते हैं, तो एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल होनी चाहिए कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाए प्लान को। कोई प्लान बनाया, एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल, कि ठीक है अभी काम हो गया है या कोई प्लान हो गया, इसको एग्जीक्यूट करके प्रॉपर वे में ला कर प्रोडक्टिविटी को कैसे इनहेंस किया जाए, एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करें जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करके हम लोग वन वेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क खोज लेंगे। अब हम लोग दूसरी चीज की बात करते हैं। अगर हम लोग दूसरी चीज की बात करते हैं, तो साइंटिफिक सिलेक्शन और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। दूसरी बात करें, साइंटिफिक या
मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। साइंटिफिक और मेरिट बेस्ड, जैसे किसी के पास स्किल है तो स्किल के बेस्ड पे उसका सिलेक्शन किया जाए। किसी वर्क, जैसे कंपनी को वर्कर की जरूरत है तो जो जिस स्किल के लिए चाहिए, किसी मेरिट बेस्ड पे हो, एग्जाम बेस्ड पे हो, कोई ऐसा कंडक्ट करवा के किया जाए, इंटरव्यू बेस्ड पे हो, इंटरव्यू बेस्ड पे हो, इंटरव्यू बेस्ड पे हो, कि साइंटिफिक साइंटिफिक वे कि ऐसे नहीं कि किसी को भी कंपनी में उसको ले लिया जाए और उसे काम करवाया जाए। नहीं, जिसके पास स्किल है, जिसके पास वो मेरिट है, सिर्फ उसका ही सिलेक्शन किया जाए, उसका ही सिलेक्शन किया जाए। ये है आपका, ताकि ताकि इसका जो प्रोडक्टिविटी है इनहेंस कर सके, प्रोडक्टिविटी जो कंपनी का है। क्योंकि जब स्किल लेवर्स आएंगे, स्किल तो अपना वो इनोवेशन लगाएंगे, इनोवेशन से हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो वो उस चीज कारण से हमारा हम लोगों को मेरिट बेस्ड सिलेक्शन करनी चाहिए। कोई कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी चीज में मेरिट बेस्ड सिलेक्शन करनी चाहिए। तीसरी तीसरी बात करें तो तीसरा है आपका ज्वाइन। जैसे अब ये अगर किसी का सिलेक्शन हो गया मेरिट बेस्ड, ज्वाइन एंड ट्रेन देम। जैसे किसी का ज्वाइन हो गया, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन से ज्वाइन हो गया, तो ज्वाइन होने के बाद उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि हाउ दिस कंपनी वर्क, इसका इन्वायरमेंट क्या है, इस कंपनी का इन्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से ये कंपनी वर्क करती है, आपको किस तरीके से वर्क को अप्रोच करना है। ट्रेन देम कि हाउ टू अप्रोच द वर्क, टाइम लिमिट के बारे में बताएं, मोशन कम होनी चाहिए उस चीज के बारे में बताएं, एग्जीक्यूशन होना चाहिए जो प्लान का, वो बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, उस चीज के बारे में उसको ट्रेन करें। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आपका साइंटिफिक मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने के बाद जो ज्वाइन कराएं और ज्वाइन कर उसको ट्रेन दें, ट्रेनिंग दें, उनको ट्रेन कराएं कि इस तरीके से काम हो, उस तरीके से। उस ट्रेनिंग का क्या होगा, उस ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट होगा कि क्या उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि जब आप किसी को ट्रेन करके, एक तो सबसे पहले वो मेरिट बेस्ड आया, उसके बाद स्किल है, मेरिट पास किया, मेरिट पास करने के बाद वो आया, उसके बाद भी हम लोगों ने ट्रेन किया कि किस तरीके से हम लोग को वर्क करना है, अप्रोच रखना है। तो वो अप्रोच रखने से क्या होगा कि उसे काम करने का तरीका अच्छे से समझ में आएगा और काफी अच्छे से काम करेगा जब उसको ट्रेनिंग मिलेगी तो। और उस ट्रेनिंग मिलने से, उस काम करने से प्रोडक्टिविटी इनहेंस करेगी, प्रोडक्टिविटी इनहेंस करने से हमारे कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट में जाएगी। ये सारी चीजें पढ़नी है। चौथा जो उन्होंने बताया, वो है आपका इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर। तो उन्होंने बताया कि डिवीजन का इक्वल डिवीजन होना चाहिए, वर्क का इक्वल डिवीजन होना चाहिए मैनेजर और वर्क के बीच में। तो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, उन्होंने जो कंसेप्ट दिया, क्या कि जो मैनेजर होंगे, 4 मैनेजर और 4 जो मैनेजर होंगे, उन्होंने मैनेजर के बारे में क्या बताया कि जो 4 मैनेजर और 4 मैनेजर में एक टोटल 8 मैनेजर होंगे, एक वर्कर पे ध्यान देंगे,
जैसे जो फोर मैनेजर होंगे उसमें क्या होंगे, प्लानिंग मैनेजर, प्लान करेंगे। 4 मैनेजर मिलके प्लानिंग मैनेजर। आई क्या होंगे, 4 एग्जीक्यूटिव मैनेजर, उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए एक वर्कर पे। जो 8 मैनेजर एक वर्कर पे ध्यान दें, 4 मैनेजर एक वर्कर पे ध्यान दें। ये आपके टेलर जी ने बताया था, फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने बताया था। उन्होंने बताया क्या कि जो 4 प्लानिंग मैनेजर होंगे, जो 4 प्लानिंग मैनेजर होंगे, जो 4 प्लानिंग मैनेजर होंगे, उनमें क्या कौन कौन 4 प्लानिंग मैनेजर होंगे, उसमें एक होंगे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा होंगे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। बेसिकली ये टाइम पे ध्यान देंगे, ये टाइम को कैसे रिड्यूस किया जाए। जैसे अगर मान लीजिए कि एक चेयर को आज मैन्युफैक्चर करना है और चेयर बनाने के लिए दो वर्कर की जरूरत पड़ती है। तो अगर 2 वर्कर का जो वेजेज है वो 400 रुपया है, एक का 200 है, एक का 200, मतलब 400 वेज है, उसका तनख्वाह है एक दिन का। तो अगर वो आज काम कर देगा तो 2 लोग मिल के एक चेयर को आज बना देंगे तो 400 रुपया में हमारा एक चेयर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आज 2 वर्कर जो हैं वो आधा ही काम करते हैं, चेयर आधा ही बनाते हैं, तो आज तो उनका जो वेज है 400 वो तो मिल जाएगा। कल का भी अगर वो काम करने आएंगे, कल वो फिनिश करेंगे, तो कल भी उन्होंने वो 400 रुपया लेंगे, 200 रुपया। उससे क्या होगा कि उनका जो टाइम बढ़ने से उनका कॉस्ट बढ़ गया, तो उसको कट करने में जो एक क्लर्क मैनेजर रोल निभाते हैं, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। चौथा है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क जैसे मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको फिनिश करने के लिए दूसरे जगह लेके जाया जाता है, तो वो जो उस जगह पे ले जाने में जो समय खर्च होती है, उस समय को कम किया जाए। वो रूट एक अच्छा रूट बनाया जाए जिससे टाइम रिड्यूस हो और कम समय में जल्दी पहुंचे और जल्दी काम हो, फास्ट काम हो, अच्छे से काम हो, और जिससे हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए कि चेयर फिनिश हो गया, उसको पैकिंग करने के लिए उसको एक यहाँ से 100 मीटर दूर एक इंडस्ट्री की या किसी पैकेजिंग हाउस में भेजा जाएगा। तो 100 मीटर जो लेकर जाएगा उसको जाने में आधे घंटे और आने में आधे घंटे, 1 घंटे का समय जा रहा है। तो जो रूट क्लर्क है वो प्रॉपर वे खोजते हैं। हो सकता है कि वो जो पैकेजिंग हाउस है उसी को नजदीक किया जाए, उस हाउस को ही अंदर ले लिया जाए, उस हाउस को 100 मीटर से 20 मीटर कर दिया जाए ताकि टाइम कम जाए। टाइम कमने से क्या होगा कि टाइम कम होगा तो जो एक लेकर जा रहा है वर्कर और लेकर आ रहा है उसमें उसका समय कम लगेगा, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम ज्यादा होगा। ये काम रूट क्लर्क का होता है। तो ये जो क्लर्क हैं ये सारे मिलके ये आपके चौथे क्लर्क होना चाहिए सब डिसिप्लिनरी, जो डिसिप्लिन को मेंटेन करे। डिसिप्लिनेरियन, सब डिसिप्लिनेरियन। ये आपका हो गया 4 प्लानिंग मैनेजर और 4 एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूशन मैनेजर की बात करें तो इसमें है गैंग बॉस, मतलब इस सारे बॉस सारे जो मैनेजर है वो किस तरीके से काम करे, उसका गैंग का जो हेड है वो किस तरीके से होनी चाहिए। एक है स्पीड बॉस, स्पीड कैसे लाया जाए इम्प्लीमेंटेशन में। रिपेयर बॉस, कुछ चीज खराब हो गया तो उसको रिपेयर करने का जो जिम्मेदारी है वो एक मैनेजर के पास है।
डी इंस्पेक्टर, कि वो इंस्पेक्ट करते रहे कि काम सही से हो रहा है या नहीं। तो 4+4 मैनेजर, प्लानिंग मैनेजर और एग्जीक्यूशन मैनेजर, 8 मैनेजर मिल के एक वर्कर पर ध्यान दे, ये ताकि इफिशियंसी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आपके टेलर साहब ने दी थी कि 4 एजुकेशन मैनेजर, 4 प्लानिंग मैनेजर एक वर्कर पर ध्यान दे। मतलब एक वर्कर 8 मैनेजर हैं तो एक वर्कर पर ध्यान दे, फिर 8 मैनेजर दूसरे वर्कर पर ध्यान दे, 8 मैनेजर तीसरे वर्कर पर ध्यान दे। तो ये वर्कर हेड पे 8 मैनेजर हैं और इंडिविजुअल पे एक मैनेजर, एक वर्कर, 2 वर्कर, 3 वर्कर, 4 वर्कर, 5 वर्कर, 6 वर्कर, इंडिविजुअल उस पर ध्यान दिया जाए ताकि वो काम से देखा जा सके। जैसे कोई एक वर्कर है, उस पे सबसे पहले क्या करेगा, जो प्लानिंग मैनेजर क्या करेगा, उसका इंस्ट्रक्शन देखेगा किस तरह का होना चाहिए, टाइम और कॉस्ट को कट करेगा, उसका टाइम कहाँ बर्बाद हो रहा है वो देखेगा, वो रूट कौन सा ले रहा है जिससे उसका टाइम ज्यादा बर्बाद हो रहा है, रूट कम करेगा, उसका जो डिसिप्लिन है वो कैसा है, उसको डिसिप्लिन को मैंडेटरी और डिसिप्लिन को अच्छा करेगा। और फिर जो एग्जीक्यूशन मैनेजर है उसको गैंग बॉस देखेंगे, स्पीड उसका स्पीड कैसे बढ़ाया जाए उसको देखेगा, उसका कोई रिपेयर, वो जिस मशीन से काम करता है उस मशीन में कुछ खराब भी आ गया तो रिपेयर बॉस उसको जल्दी से रिपेयर करके उसको प्रोवाइड करवाएगा वर्कर को ताकि जल्दी से काम हो सके। इंस्पेक्टर देखते रहेगा कि काम सही से हो रहा है या नहीं। तो जो फ्रेडरिक विल्सन टेलर है उन्होंने एक दिया था कि जो डिवीजन होना चाहिए वर्क का वो इस तरीके से होना चाहिए, और 4 मैनेजर प्लानिंग का, 4 मैनेजर एग्जीक्यूशन का, एक वर्कर पर ध्यान दे। तो मतलब ध्यान दे या गाइड करे कि वर्कर गाइडेड वाई 8 मैनेजर, जो वर्कर है वो गाइड, उसको गाइड मिले 8 मैनेजर के द्वारा। तो ये चीज उन्होंने दी थी। हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि और कोई अलग अलग टेक्निक, अदर टेक्निक टू इनहेंस, अदर टेक्निक टू इनहेंस द प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप, ये आपको अभी मैंने बताया कि एवरी मैनेजर every manager sorry गलती हो गई, every worker guided by एक मैनेजर। अभी हम लोग बात किए बात किया तो सबसे पहले फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा बात करें एक्सेप्शन प्रिंसिपल, एक्सेप्शन प्रिंसिपल के बारे में कि किसी इंडिविजुअल वर्कर पे एक्सेप्शन वर्क किया जा सके, एक्सेप्शन वर्क किया जा सके। जैसे कोई वर्कर काफी अच्छा काम कर रहा है तो काफी अच्छा काम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ध्यान देकर उसे अच्छा प्रोडक्टिविटी निकाला जा सके। मतलब कि जो कंफर्ट जोन या किसी चीज के बारे में बात करें कि ट्रीट, जैसे कि हर मैनेजर हर वर्कर को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, लेकिन किसी को अच्छे से ट्रीट करने के पीछे कारण हो सकता है कि उसको और थोड़ा सा गाइड चाहिए या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको ट्रीटमेंट मिले किसी वर्कर को, ताकि वो अपना एफिशिएंसी को बाहर ला सके और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। तीसरा हम लोग का है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम क्या होता है कि जो वेजेस है, जो पेमेंट का जो वेजेस होना था एक वर्कर का, वो डिपेंड करे पीस मैन्युफैक्चर पे, कितना पीस उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है एक इंटरवल या एक दिन में, तो पीस रेट सिस्टम होना चाहिए। चौथा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी,
कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब है कि कोई वर्कर अच्छा काम करे तो उसको रिवॉर्ड दिया जाए, एंड अच्छा काम ना करे तो पनिशमेंट भी मिला। पनिशमेंट इन द सेंस वेजेस कम कर दिया जाए, वेजेस को कटौती किया जाए, छुट्टी कम कर दिया जाए, ये सारी चीजें पनिशमेंट के रूप में उसे मिलनी चाहिए। अदर टेक्निक है ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके। अब सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इससे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया गया है फ्रेडरिक टेलर द्वारा, इसका एसेंस है कि नहीं? इसका एसेंस है। एसेंस की बात करें, एसेंस की बात करें, एसेंस की बात करें तो इसका एसेंस है। एसेंस क्या है? सबसे पहले इसका आउटपुट मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम आउटपुट, वर्कर के बीच में हार्मनी एंड कोऑपरेशन डेवलप हो जाती है वर्कर और मैनेजर के बीच में। और सबसे पहले हार्मोनी और कोऑपरेशन आती है, और सबसे पहले सोलिडेरिटी बढ़ती है, सोलिडेरिटी इंक्रीज करती है, सोलिडेरिटी इंक्रीज करती है। और इससे पहले जो यूज किया जाता था, इसका एसेंस क्या है वो सुनिए। सबसे पहले कि इससे पहले जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आने से पहले रूल ऑफ थंब यूज किया जाता था। रूल ऑफ थंब, तो रूल ऑफ थंब का मतलब होता है इररिलेवेंट, कुछ भी आउटपुट हो ना हो, मीन हो, मैनेजर ने बोला है तो करना है, या कुछ भी ऐसा चीज जो डिसीजन है, कोऑपरेशन नहीं होता था वर्कर के बीच में, वर्कर के बीच में कोऑपरेशन नहीं डेवलप कर पाता था। रूल ऑफ, जो मैनेजर बोला है वही होना चाहिए, सब प्रेशन हुआ करता था। तो जो साइंस जो हम लोग बात करते हैं, इसके आने से क्या हो गया कि इसका इलिमिनेशन हो गया। पहले क्या था कि विदाउट एनी डिस्कशन, जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करता था या जो भी कोऑपरेशन हुआ करता था, वो बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं हुआ करता था। तो जो रूल ऑफ थंब है कि जो मैनेजर बोल दिया है वो फर्स्ट एंड लास्ट है, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। उसका मीन कैसा भी हो, उसका इंड कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन फॉलो करना है, इंड हो अच्छा ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो एसएमटी आने से ये इलिमिनेट हो गया। इलिमिनेट होने से क्या हो गया कि साइंटिफिक वेस्ट अप्रोच यूज किया जाने लगा। ये है इसका एफिशिएंसी। अगर हम बात करें फ्रेडरिक टेलर की क्रिटिसिज्म के बारे में, तो इनके ऊपर भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ है, तो सबसे पहले तो ये थ्योरी है वो पार्शियल थ्योरी है, सिर्फ आधे के बारे में बात किया जाता है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक वर्कर ही हुआ करता है, बहुत सारे लोग हुआ करते हैं। मैनेजर होता है, उसका हेड होता है, सबऑर्डिनेट होता है, उसके अलावा वर्कर होते हैं, उनके नीचे भी वर्कर कोई होते हैं, फिर आपका प्लानिंग का होता है, मार्केटिंग का होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत लोग बहुत तरह के, कोई एडवर्टाइजमेंट ग्रुप से है। तो ये बेसिकली ये पार्शियल थ्योरी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्कर के बारे में बात किया गया है। ठीक है, ये और ऑर्गेनाइजेशन में और भी लोग हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बात किया गया है। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ बातें नहीं की गई हैं। दूसरा, ये ह्यूमन एक्सपेक्ट को निग्लेक्ट करता है, ह्यूमन बिहेवियर एक्सपेक्ट को निग्लेक्ट करता है। जैसे इन्होंने क्या बोला, तीसरे सिस्टम ले आइए,
पीस के बेस पे पेमेंट दीजिए, काम करवाइए, एक प्रॉपर वेज सिस्टम लाइए, एक प्रॉपर पेमेंट मोड का सिस्टम लाइए, मंथली पेमेंट किया जाए या क्वार्टरली पेमेंट किया जाए। तो ऐसा थोड़ी है कि जो ह्यूमन है वो सिर्फ और सिर्फ मनी ओरिएंटेड होता है, उसके अलावा भी तो उसको ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन चाहिए। मनी ओरिएंटेड नहीं होती है हर एक चीज, मनी ओरिएंटेड वर्कर भी नहीं होते हैं, उनके अलावा भी इन्वायरमेंट में एक अच्छा ट्रीटमेंट मिला जाए, ऑर्गेनाइजेशन में काफी अच्छा ट्रीटमेंट मिला जाए, वहाँ पे काफी सुविधाएं अवेलेबल हो। सिर्फ मनी ओरिएंटेड नहीं होती है। अगर हम मुझे या किसी को जॉब करना होगा तो जॉब करना होगा सिर्फ मनी से कर लेंगे। आपको मान लीजिए किसी को टीचर, ऐसे मुझे या किसी को टीचर बनना है या कोई पढ़ाना चाहता है तो वो जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस स्कूल या जिस कॉलेज में पढ़ाने गया वहाँ ना पानी का सिस्टम है, नहीं आपका बाथरूम या किसी चीज का सिस्टम है, और आपका नहीं बैठने का, नहीं कुर्सी का। तो ये सब चीज तो नहीं है ना। उसके अलावा भी सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए। हम जा रहे हैं, हमसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक ह्यूमन का वो तो एक मशीन हो गया, मशीन की तरह काम करना। तो जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है कि काफी सोशल इंटरेक्शन हो, मनी ओरिएंटेड नहीं होता है। उसके अलावा भी इन्वायरमेंट ओरिएंटेड होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है बिटवीन द पीपल्स, इंटरेक्शन होता है। इसको निगलेक्ट किया गया। तो ये सोशल इंटरेक्शन भी नीड है। तो थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ मनी ही नीड है, उसके अलावा भी तो सुख सुविधाएं होनी चाहिए। उस चीज के बारे में बात किया जाता है। दूसरी चीज, ये मायोपिक बोल सकते हैं, मायोपिक थ्योरी है, मायोपिक थ्योरी। क्योंकि देखिए, अगर हायरार्की के वेस्ट के बारे में बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो टेलर साहब जो एसएमटी है वो वर्कर्स के बारे में बात किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के बारे में। ये सब ऊपर जो हायरार्की वेस्ट में बैठे हुए हैं उनके बारे में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्कर के बारे में। सिर्फ ओनली टॉक अबाउट वर्कर, एसएमटी सिर्फ वर्कर पे एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा भी तो एप्लीकेबल होनी चाहिए, उसके अलावा भी तो एप्लीकेबल होना चाहिए। ये सारी चीजें कि हायरार्की में भी सिर्फ और सिर्फ वर्कर को टारगेट किया जा रहा है। इसमें भी एक और है, इसका आगे क्रिटिसिज्म देखा जाए तो मैकेनिस्टिक थ्योरी है ये। जैसे ह्यूमन को सिर्फ मशीन बनाकर काम किया जा रहा है कि बस काम करो, टाइम काटो, यहाँ से काम करो, वो चीज है उसको हटाओ, वो टाइम रिड्यूस करो, बेफालतू का सोशल इंटरेक्शन खत्म करो। तो ये सब चीज है कि मैकेनिस्टिक थ्योरी है। मैकेनिस्टिक थ्योरी की ह्यूमन वैल्यू, इमोशन, एक ह्यूमन वैल्यू का इमोशन वैल्यू सबको निगलेक्ट किया गया है। एब्सेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू, बिलीफ, इमोशन सबको हटा दिया गया है। क्या सिर्फ और सिर्फ वर्क पे काम करना है कि ये सब हटाओ, सिर्फ तुमको इतना टारगेट है, इतना उसको फुलफिल करना है, तभी आपको तुमको इतना वेजेस मिलेगा और कुछ नहीं। आपको सोशल इंटरेक्शन नहीं करना है, इंटरेक्शन नहीं रखना है एक दूसरे के बीच में, और बहुत सी चीज। तो ये जो थ्योरी है काफी काफी मैकेनिस्टिक है कि उसको मनी एज अ मशीन की तरह उसको यूज किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मशीन की तरह यूज किया जा रहा है एज अ वर्कर। ये हो गया। इससे क्या है, ये भी एक थ्योरी है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वर्कर पे, कि तुमको 8 मैनेजर फंक्शनल फोरमैनशिप के थ्रू आपको गाइड किया जाएगा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि एक वर्कर पे अगर 8 मैनेजर उस पर ध्यान देगा तो उसका तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो कुछ भी अपना इनोवेशन बाहर नहीं ला पाएगा। वो अगर चाहेगा भी, मान लीजिए वो कुछ इनोवेशन करना चाहता है या कुछ अच्छा प्रोडक्टिविटी निकालना चाहता है, बट जो उसके ऊपर मैनेजर होंगे 8 मैनेजर, वो उसको करने नहीं देंगे। वो बोलेंगे ये पार्ट ही नहीं है काम करने का, जो मैंने बोल रहा हूँ वो काम करो। तो जो वर्कर का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। तो जो एसएमटी है अपोज किया गया, किनके द्वारा अपोज किया गया? ट्रेड यूनियन के द्वारा, ट्रेड यूनियन के द्वारा इसको अपोज किया गया एसएमटी को।
साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से क्या हो रहा है कि जो ट्रेन की वर्कर पे ही काफी एक्सप्लोटेशन हो रहा है। आर्ट मैनेजर फंक्शनल फोरमैनशिप कीजिए, आपका रिड्यूस होगा, आपको टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा, मोशन स्टडी करना पड़ेगा। उसके अलावा आप कोई सुख सुविधा की बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मनी ओरिएंटेड आपको टारगेट दिया जाएगा, तो एक एक्सप्लोटेशन है। उसके अलावा भी तो सारी चीज चाहिए, सोशल इंटरेक्शन चाहिए, इमोशन को साइड रखिए, नहीं इमोशन की बात नहीं करनी है, वैल्यू की बात नहीं कर रही है, एक दूसरे को ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ काम करना है। तो ये सब चीजें तो काफी एक्सप्लोइटेशन इन नेचर है। तो एसएमटी वर्कर का एक्सप्लोइटेशन करती है, ये आपका ट्रेड यूनियन का कहना है। दूसरी चीज मैनेजर भी, जो मैनेजर हैं उन्होंने भी इसको मैनेजर अपोज किए एसएमटी को। अब वाई, इसके पीछे कारण है कि जैसे पहले क्या था कि मैनेजर के पास काफी डिस्क्रिमिनेशन पावर हुआ करता था, डिस्क्रिमिनेशन पावर हुआ करता था कि अपने मन मर्जी से कुछ भी रूल्स एंड लॉ या किसी तरीके से यूज किया जाए। वो नहीं, अब क्या है कि आपका एसएमटी के थ्रू आर्ट मैनेजर है, आपका आर्ट मैनेजर का अपना अपना एक एक काम, एक वर्क डिफाइन किया हुआ है, उसी के चीज में, उसी की चीज फील्ड में आपको काम करना है। उसके अलावा आपका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपको बस काम करना है जो दिया जाए प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए। तो मैनेजर का डिस्क्रिप्शन कम हो गया, ऑब्वियसली बात है, जब डिस्क्रिप्शन कम हो गया तो वो चाहेंगे क्या कि एसएमटी को रिड्यूस, एसएमटी को अपोज किया जाए, नहीं वो मैनेजर को, क्योंकि ये सेल्फ इंटरेस्ट मैनेजर, कोई भी मैनेजर सोचेगा कि हम तो लेस पावरफुल हो गए। अगर वो एसएमटी के थ्रू काम करता है तो जो डिफाइन है बस वही करना है, तुमको लगेगा कि हम तो पावरलेस हो गए, हमको बस एक एक पेपर पे इतना लिख लिख कर दे दिया गया है, इसी को फॉलो करना है। उसका अपना कोई पावर नहीं है कि हाँ वो ये चीज करे, वो चीज करे, कुछ नहीं। तो उसको क्या लगता है मैनेजर को कि मेरा सेल्फ का जो पावर है, जो करने का मेरा जो अथॉरिटी है, वो मेरा कम गया है। तो ये कहना भी सही है, मैनेजर को कहना, तो वो उन्होंने भी अपोज किया कि नहीं एसएमटी को हटाया जाए, एसएम जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है वो काफी इररिलेवेंट है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि अगर एक एक कोरा पेपर पे अगर मैनेजर को लिख के दिया जा सके कि फंक्शनल फोरमैनशिप के थ्रू आपको वर्कर को गाइड करना है, और उसमें भी आपका जो मैनेजर है, आप पूरा मैनेजर का हेड नहीं है, मैनेजर में भी आपका एक छोटा सा पार्ट है, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस का, या किसी एक सेक्शन का, बस आपको उसी काम करना है। फिर तो वो अपना इनोवेशन भी नहीं ला पाएगा, प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ा पाएगा, अपना अपना इनहेंस भी नहीं कर पाएगा इनोवेशन, काफी अपना एफर्ट भी नहीं लगाएगा, बस उसको एक काम दिया गया है, मशीन की तरह आएगा, काम करके चला जाएगा। उसके अलावा नहीं डेवलपमेंट हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, नहीं एक पर्सनल का भी नहीं हो पाएगा डेवलपमेंट। ये सारी चीजें से कारण मैनेजर भी इसको अपोज किया कि नहीं ये चीजें सही नहीं है। दूसरा साइकोलॉजिकल ऑर्गन, साइकोलॉजिकल ऑर्गन, साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है कि फोकस सिर्फ वर्क पे है, वर्क रिलेटेड वर्क रिलेटेड एक्टिविटी पे, उसके अलावा कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जो साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है या फिर ध्यान देता है रिलेटेड कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो वर्क से रिलेटेड हो। उसके अलावा भी एक्टिविटी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नीड तो है ना, उसके अलावा भी तो मान लीजिए कि जरूरी थोड़ी कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क ही वर्क हो, सोशल इंटरेक्शन हो, छोटी बड़ी सोशल गैदरिंग हो, सोशल अट्रैक्शन हो, नहीं एसएमटी के थ्रू क्या, सोशल मैनेजमेंट थ्योरी के थ्रू सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए वर्क पे जो रिलेटेड हो, उस वर्क रिलेटेड एक्टिविटी से हो, सिर्फ उस पे ही वर्क कीजिए। पर ऐसा नहीं ना है, उसके अलावा भी तो बहुत सी चीज चाहिए, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सोशल अट्रैक्शन होना चाहिए, सोशल गैदरिंग होना चाहिए, सोशल
गैदरिंग होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए ताकि लोग पार्टिसिपेट कर सकें। थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट होना चाहिए, इंटरटेनमेंट होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी तो चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि एक रुचि, एक इंटरेस्ट बना रहे ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर अगर हम लोग बात करें एसएमटी का, तो उसका कहना है क्या कि सिर्फ और सिर्फ उस एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, उस एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, उस एक्टिविटी पे जो वर्क रिलेटेड हो, वर्क रिलेटेड हो। और जो वर्क रिलेटेड नहीं है उसको खत्म, उसको हटा दीजिए। जो वर्क रिलेटेड नहीं हो उसको हटा दीजिए। तो ये चीज नहीं है। उसके अलावा भी तो सोशल इंटरेक्शन जरूरी है, सोशल इंटरेक्शन जरूरी है, गैदरिंग होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ये सारी चीजें भी तो काफी जरूरी है। तो हमारा यही हमारा फ्रेडरिक विल्सन का थ्योरी था, एसएमटी। एसएमटी इसमें और भी क्रिटिसिज्म है, पर वो जब जैसे आप आगे पढ़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो उसमें इनका ओवरव्यू कुछ कुछ निकल के आएगा, किसी किसी थिंकर का आएगा जो उन्होंने दिया है। लेकिन इसका आज के टाइम में भी इसका काफी यूज होता है अगर इफिशिएंसी बढ़ाना हो। बट सिर्फ इफिशिएंसी बढ़ाना हो, बट ह्यूमन बिहेवियर को भी अप्रोच में रखना काफी जरूरी है। ह्यूमन नेचर को भी, ह्यूमन बिहेवियर को भी, वैल्यू को, इमोशन को भी साथ रखना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। सिर्फ काम काम नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज होनी चाहिए। तो ये सारी क्रिटिसिज्म है। तो यही है एसएमटी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। थैंक यू, थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग क्लास, थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।